श्रीकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो, उसका टाइटल है जी इंडियन नेवी टू गेट फ्रेंच स्कॉर्पियन सबमरीन्स एंड राफेल्स। इतना का डायलॉग मेजर करो वाला की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जो का आदमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम मेरे साथ है नदीम इकबाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। अभी खाना मत खाओ, रुको, पहले 2 मिनट बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ हम साजिश कर लेते हैं। हम लोग पहले बैठ के, सब लोग बैठ के, भारत ने पानी छोड़ दिया। जब सूखा पड़ जाता है तो कहते हैं कि भारत ने पानी रोक लिया। और फिर पाकिस्तान स्टडीज में यूके का कानून मानते हुए पूरी तरीके से खालिस्तानियों पे सॉलिड लीगल एक्शन होने वाला है। जब तक आपका लोकल मैन्युफैक्चरिंग बेस नहीं होगा डिफेंस का, आप दुनिया में ताकत। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। अच्छा, आज मैं जरा हिंदुओं से बात करना चाहता हूं भारत के। यार, तुम लोग इतनी साजिशें क्यों करते हो, खासतौर से पाकिस्तान के खिलाफ? जवाब दो, हंसो मत, डोंट लाफ, या दैट वन। हंसो मत, पहले यह बताओ तुम लोग इतनी साजिशें क्यों करते हो हिंदुओं? तुम्हारा और कोई काम नहीं है? पढ़ाई लिखाई तुमने छोड़ रखी है, काम धंधे तुमने छोड़ रखे हैं, 24 घंटे साजिश, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश, सवेरे उठो साजिश। मैं एक पाकिस्तानी भाई बहनों को एक और बात बता देता हूं, मैं क्लियरली बता देता हूं वाज़ेह तौर पे। हम लोग क्या करते हैं, जब हम घर पे बैठते हैं ना खाना खाने, जैसे 3-4 घर के लोग हुए, खाना खाने बैठे, तो खाना खाने से पहले हमारे घर के जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो पता क्या बोलते हैं आपको? अभी खाना मत खाओ, रुको, पहले 2 मिनट बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ हम साजिश कर लेते हैं। हम लोग पहले बैठ के, सब लोग बैठ के साजिश कर, ये सारे हिंदुओं के घरों में होता है ये। हम लोग पहले 2-3 मिनट बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करते हैं, क्योंकि बिना साजिश के तो खाना ही नहीं जाता हजम। पेट में जाएगा खाना, हजम नहीं होगा हमारे। हम क्या करें बताओ? ये हमारी मजबूरी है साजिश करना, ठीक है? और पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं? ये हिंदू बड़े चालाक होते हैं, ये बड़े बड़े जालिम होते हैं, ये हमारे खिलाफ साजिश करते रहते हैं। वो तो पाकिस्तानी को गूगल का सीईओ बनना था, फिर हिंदुओं ने साजिश करके अपना बंदा लगा दिया है। बस है और है, यही चल रहा है। अच्छा, मैं क्यों बोल रहा हूँ साजिश करते हैं? ओ भाई साहब, 2 चीज़ें हो गई पाकिस्तान में। एक तो भारत ने पानी छोड़ दिया, भारत ने पानी छोड़ दिया तो पाकिस्तानियों की ये साजिश हो गई कि साहब पानी छोड़ दिया, जब हमें नहीं चाहिए था पानी, भारत ने पानी छोड़ दिया। जब सूखा पड़ जाता है तो कहते हैं कि भारत ने पानी रोक लिया। और फिर पाकिस्तान स्टडीज़ में ये भी पढ़ाते हैं कि वसाइलों से पाकिस्तान माला माल है। ये पता नहीं कौन से वसाइल हैं कि जिनसे माला माल है पाकिस्तान, फिर भी पाकिस्तानी भीख मांगते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन कोई बात नहीं, हिंदू साजिश करता है। लेकिन सबसे बड़ी साजिश क्या हो गई है, सोचिए आप भी जरा, सब लोग मिलकर, जो भी देख रहे हैं ना मेरा प्रोग्राम, कहीं पर भी दुनिया में, अमेरिका में बैठे हैं आप, कनाडा में बैठे हैं, भारत में बैठे हैं, कहीं पर भी, राइट फ्रॉम तमिलनाडु टू कश्मीर, न्यू दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, सब लोग एक बार जोर से बोलिए हाँ, जी बाहर निकाल के हाँ करिए। हाँ, फील आई एक? हाँ, अब मैं बताता हूं। अच्छा, 1-2 दिन पुरानी खबर है, मैंने भी इस पर तवज्जो नहीं दी, मैंने बोला ये होता रहता है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखे भाई साहब मजा आ गया, मजा आ गया, स्वाद आ गया, जिसको कहता है ना स्वाद आ गया। क्या स्वाद आया? ट्विटर ने दिखा दिया गिलगिट बाल्टिस्तान को भारत में। ओ भाई साहब, इतनी डिबेट हो गई पाकिस्तान में कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ऐसे करता है, इंडिया तो साजिश कर रहा है। मोदी गया था वहां पे, मोदी जब गया था उसने एलोन मस्क से बोला था कि मस्क देख ले, अगर तुझे इंडिया में बिजनेस करना है तो तुझे गिलगिट बाल्टिस्तान भारत में दिखाना पड़ेगा। एलोन मस्क ने बोला यस मिस्टर मोदी, आई विल डू द नीडफुल। उसने फट से गया, मोदी जी यहां पे पहुंचे, उसने वहां पे दिखा दिया कि पता है पाकिस्तान क्यों इतना सेंटिमेंटल हो गया? कोई भी और अकल वाला मुल्क होता ना, जिसकी 2 रुपए की अकल होती है, जो कि पाकिस्तान में नहीं है, वो ट्विटर को लिखता, कह रहा है गलत है, इसको ठीक कराओ, कहानी खत्म। लेकिन पूरी पाकिस्तान की हुकूमत ट्विटर पे चलती है, पूरी ऑपोजिशन ट्विटर पे है, इमरान खान भी ट्विटर पे अपनी बयान दागता रहता है, शहबाज शरीफ भी 24 घंटे ट्विटर पे, ये पूरा मुल्क ट्विटर पे। ये काम कोई नहीं करता पाकिस्तान में। अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान में कोई सरकार है, ये कुछ काम करती नहीं, ये ट्विटर करते हैं, हैं करते हैं, बस दैट्स इट। इसीलिए मुल्क का बेड़ा गर्क है, सारे के सारे ट्विटर पे हैं ये, इसीलिए इनके सांप सूंघ जाता है। अच्छा, ये मैंने 2-3 दिन पहले भी कवर करा था कि पाकिस्तान ने बोला कि साहब हम तब आएंगे इंडिया क्रिकेट खेलने जब इंडिया यहां पे क्रिकेट। यार, मैं पाकिस्तानी हूं, तुम्हें एक सच बात बता देता हूं आज, ठीक है? 2 टूक ऑनेस्टली लेट मी टेल यू, एक फ्रैंकली, हंसी मजाक एक तरफ, फ्रैंक बात एक करते हैं आपसे।
यार आप लोगों का बिल्कुल दिमाग नहीं है। ये ऊपर वाला माला खाली है कि वो भी चाइनीज को गिरवी रख दिया आपने? आपको क्रिकेट की पड़ी है। यहां पे इंडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान को अगली बार 5 साल के लिए FATF की ग्रे लिस्ट में कैसे डाला जाए। यहां पे ये डिस्कशन हो रहा है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में कैसे डाला जाए, क्योंकि आपका मसूद अजहर, आपका सैयद सलाउद्दीन और आपका हाफिज सईद खुले घूम रहे हैं दंदनाते हुए। इन सब के वीडियोस भारत के पास हैं। अब भारत ये कह रहा है कि ये तो UN डेजिग्नेटेड है, हाफिज सईद UN डेजिग्नेटेड है, ये पाकिस्तान में खुला घूम रहा है। अगर ये पाकिस्तान में खुला घूम रहा है और उसके आसपास हथियारबंद लोग हैं, कुछ वर्दी में कुछ बिना वर्दी के हथियार वाले लोग हैं, इसका मतलब स्टेट उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। इसका मतलब स्टेट ने झूठ बोला है। इसका मतलब टेररिस्ट खुले घूम रहे हैं स्टेट सपोर्ट में, पाकिस्तान को वापस FATF। यार आप लोग बिल्कुल दिमाग बेच के खा गए, गिरवी रख दिया चाइनीज को। क्या करा आपने अपने दिमाग का यार? ऊपर वाले ने दिमाग दिया होगा ना, कुछ तो दिया होगा ऊपर वाले ने। वैक्यूम तो नहीं होगा यहाँ पे। कभी कभी मुझे लगता है, एक बात बताओ, तुम लोग के लिए यही हो रहा है कि क्रिकेट खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे? ओए वहां पे डॉक्टर जयशंकर और डोवाल साहब आपको FATF में ग्रे लिस्ट में डालने के चक्कर में हैं। आप ही कह रहे हैं हम अहमदाबाद में नहीं खेलेंगे, हम चेन्नई में खेलेंगे। तुम्हारा दिमाग खराब है। You are going to go very shortly, within a year, you will again go to the FATF grey list. समझ रहे हो मेरी बात? तुम लोग वापस FATF के, तुम्हें उस पर काम करना चाहिए। नहीं, क्रिकेट की पिच कैसी होगी इस पर डिस्कशन हो रहा है। मुझे बात समझ में नहीं आती। और जहां तक बाढ़ की बात है, बाढ़ हर जगह आती है यार। अमेरिका में भी आती है, इंडिया में भी आती है। आजकल इंडिया में देखो कितना हो रहा है। और अगर आपको बाढ़ से बचना है, देखो जब बाढ़ आती है तो आती है, फिर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कुछ आप मिटिगेट कर सकते हो ना। डैम क्यों नहीं बनाते? तुम्हारा साकिब निसार, तुम्हारा चीफ जस्टिस साकिब निसार सबसे बड़ा चोर पाकिस्तान का। तुम सबसे 10-10, 20-20 रुपए लिए कि मैं डैम बनाऊंगा, पैसा लेके अमेरिका भाग गया। पाकिस्तानी डैम ढूंढ रहे हैं। ऐसे ऐसे फ्रॉड होते हैं पाकिस्तान में। हमने तो यहाँ पे सुना था कि नटवरलाल ने किसी को ताजमहल बेच दिया था। तो ये कहानियां थी, बेचा बेचा तो क्या ही होगा, मतलब ये कहानियां थी कि उसने लाल किला बेच दिया, ताजमहल बेच दिया। ये बचपन में कहानी सुनते थे कि नटवरलाल इतना बड़ा फ्रॉड था, इतना बड़ा वो ठग था कि उसने ये सब बेच दिया। पाकिस्तान में एक्चुअली किसी ठग ने नहीं, आपके खुद के चीफ जस्टिस ने एक्चुअली आपके साकिब निसार, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उसने एक्चुअली पाकिस्तानियों से पैसे लिए कि लाओ, अच्छा तुम कितना दे सकते हो, अच्छा तुम इतना, तुम कितना दे सकते हो ना साहब, मैं गरीब आदमी 10 रुपए, लाओ तुम 10 ही रुपए दे दो, कोई बात नहीं। अच्छा तुम बाहर रह रहे हो, तुम कितना दे सकते हो जी, मैं $100 भेज रहा हूँ, भेजो जी। उसने सारे पैसे इकट्ठा करे, सारे पैसे जमा करे, साकिब निसार गायब हो गया। अब जब वापस पाकिस्तान आया इतने साल के बाद, तो कहता है कि वो तो मैंने एड वैड निकालनी थी डैम की, तुमने जितने पैसे दिए थे उसमें इश्तिहार ही निकल सकते थे, ऐड ही निकल सकती थी उसमें, और तो कुछ निकल नहीं सकता। तो ये हाल है भैया पाकिस्तान के, राइट। तो ये कार्टून नेटवर्क वहाँ पे चलता रहता है। ये लोग फालतू में ट्विटर पे क्या दिखा दिया, क्रिकेट कौन कहाँ खेले। ओ भाई तुम लोग FATF की ग्रे लिस्ट में जा रहे हो, यू फोकस ऑन द करेक्ट थिंग्स, ठीक है। तुम लोग निपटने वाले हो बहुत जल्दी, इस चीज़ का ध्यान रखना। ग्लोबल फायर पावर का एक इंडेक्स आता है हर साल, उसमें यह बताया गया है कि जो कंट्रीज की मिलिट्री माइट होती है वो कहाँ पे रैंक्ड हैं दुनिया में, ठीक है जी। तो अब मैं आपको बताता हूं कि क्या है मामला इसका। सबसे स्ट्रांग कौन है, कमजोर कौन है, भारत कहाँ पे है, चाइना, आप सब लोग जानना चाहते हैं। पाकिस्तान तो ऐसे ही खत्म खेल है, तो चाइना कहाँ पे है ये सब आप लोग जानना चाहते हैं, मैं आपको बताता हूं। यूनाइटेड स्टेट्स हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री फोर्स इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा तगड़ी मिलिट्री फोर्स यूनाइटेड स्टेट्स की है, दूसरे नंबर की रूस की है, तीसरे नंबर की चाइना की है, चौथे नंबर की भारत की है। यही 4 हैं मेन, बाकी तो पाकिस्तान की टॉप 10 में, बॉटम 3 में होगी, बस 7-8 ऐसी होगी पाकिस्तान की, क्योंकि पल्ले तो कुछ है नहीं। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ ना इसमें चेक करके, आप देखो कभी भी। अब बात करते हैं मेन पॉइंट पे कि भारत की मिलिट्री नंबर 4 पे क्यों है, भारत की मिलिट्री नंबर 3 नंबर 2 पे हो सकती है, प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट कि आपके फौजी कैसे हैं, आपकी ड्रिल्स कैसी हैं। एवरीथिंग हैज टू डू विथ सेल्फ रिलायंस, जिसको मोदी जी कहते हैं ना आत्मनिर्भर भारत, ये स्टोरी वहीं की है। अमेरिका क्या इंपोर्ट करता है? नो, नॉट एट ऑल। अमेरिका खुद अपने हथियार बनाता है। रूस क्या इंपोर्ट करता है? नो, नॉट एट ऑल। रूस अपने हथियार बनाता है। चीन चोरी करता है बाहर से, ठीक है, कुछ रशिया से भी उन्होंने चीजें ले रखी हैं, लेकिन ज्यादातर चीन अपनी चीजें खुद बनाता है, चाहे वो फिर चोरी करके बनाए, क्योंकि चाइना में तो एवरीथिंग इज थेफ्ट। वो चोरी करके बनाता है चाइना, लेकिन बनाता खुद है। चौथे नंबर पे इंडिया बहुत कम खुद बनाता है, ज्यादातर इंडिया इंपोर्ट करता है, और ये चीज गलत है। ये जो देखिए, मैं आपको बात बताता हूं, आपके फौजी कितने भी बहादुर हो, ठीक है, आप बोलो कि साहब हिंदुस्तानी फौजी जो है, आर्मी नेवी एयरफोर्स,
ही इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, आपका जज्बा है, आपका एक इमोशन है और हम उसको सल्यूट करते हैं, लेकिन सच्चाई जो है ना ये है कि आपका फौजी कितना भी बहादुर हो, जब तक आपका लोकल मैन्युफैक्चरिंग बेस नहीं होगा डिफेंस का, आप दुनिया में ताकतवर जो मुल्क हैं टॉप के हैं, आप उधर नहीं पहुंच पाओगे। आपको लोकल इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी, क्योंकि लड़ाई के वक्त आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। यू कांट डिपेंड अपॉन अदर कंट्रीज। आपका कितना भी करीबी मित्र हो, कितना भी करीबी देश हो, आपको इजराइल अपने कितने हथियार खुद बनाता है यार, इजराइल अपने हथियार खुद बनाता है। ठीक है, इजराइल इंपोर्ट भी करता है, इजराइल के हवाई जहाज पूरी एयरफोर्स उसकी लगभग इंपोर्टेड है, राइट। लेकिन बहुत सारे ऐसे हथियार हैं, स्मॉल आर्म्स हैं, रॉकेट्स हैं, ये सब इजराइल खुद बनाता है। वो इतना सा मुल्क है इजराइल, लेकिन इजराइल मेक्स इट्स ओन स्टफ मोस्टली। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब तक आप खुद यहां पे चीजें नहीं बनाओगे जिसका इकोसिस्टम भारतीय होगा, आप कभी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में टॉप पे नहीं जाओगे। आप टॉप 3 टॉप 2 में आप जा ही नहीं सकते। यही कारण है जिसकी वजह से मोदी जी कहते हैं ठीक है हम ये चीज़ बाहर से खरीदेंगे लेकिन बनाओ भारत में। ये जो जी इंजन्स की डील हुई है, क्या डील हुई है? यही तो डील है कि बनाओ भारत में, हर चीज़ बनाओ भारत में, जो भी बना सकते हो भारत में बनाओ। अब धीरे धीरे ये हो गया है कि फौज को बोल दिया है कि इतने आइटम हैं नेगेटिव लिस्ट में, यानी कि ये आइटम आप इंपोर्ट कर ही नहीं सकते, आप कर ही नहीं सकते इंपोर्ट। पहले आर्मी कहती थी कि ये हमें आइटम चाहिए, वो इंपोर्ट हो जाता था। मोदी ने मना कर दिया, बोला कि यहीं पे बनाओ भारत में। और भारत में बोला कि प्राइवेट कंपनी, सरकारी कंपनी बनाएंगे तो ऐसे ही बनाएंगे फिर वो, आपको पता ही है सरकारी कंपनियों का क्या खेल होता है। तो बोला प्राइवेट पार्टीज को बोलो, आप प्राइवेट पार्टीज बना रही हैं। हर एक बड़े इंडस्ट्रियल हाउस, मतलब यू गो एंड यू फाइंड दैट यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स हैं, ज़बरदस्त प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो कि क्वालिटी गुड्स बना रहे हैं। बाहर वाले लोगों से वो लोग टाई अप कर रहे हैं और एक्चुअली क्वालिटी का सामान बना रहे हैं, जो कि भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर भारत को आगे बढ़ना है। दूसरी चीज़ है, हथियार से ही अगर रिलेटेड मैं करूं तो स्कॉर्पियन सबमरीन्स हैं, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं, 3 भारत लेगा फ्रांस से। ठीक है, अभी हमने बात करी थी दोस्तों 26 राफेल एम फाइटर्स की, जो कि नेवल वेरिएंट हैं, वो एयरक्राफ्ट कैरियर पे टेक ऑफ और लैंड करने की क्षमता रखते हैं। वो उसके बारे में हम बता चुके हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम नहीं बता रहे, हम बात कर रहे हैं उसके अलावा जो भारत 3 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स ले रहा है। जो भारत न्यूक्लियर सबमरीन्स बना रहा है वो तो इंडिया में बना ही रहा है, लेकिन भारत को जिस लेवल पे चाहिए ना कि हमें ये भी चाहिए, ये भी दे दो, ये सब भारत फ्रांस से ले रहा है टेक्नोलॉजी। लेकिन बनेगी कहां पे? ये जो स्कॉर्पियन सबमरीन्स हैं बनेंगी कहां पे? ये बनेंगी भारत में। ऐसा नहीं कि फ्रांस ने बना दिया, हमने चेक काट दिया और फिर फ्रांस से ये तैर के यहां पे आ गई हैं, दे come all the way from France to India. No, they will be made in India. फ्रेंच टेक्नोलॉजी भारत में। अब आप समझ लीजिए ये जो भारत कर रहा है इससे कितना बेनिफिट होने वाला है भारत को। आपके पास टेक्नोलॉजी आएगी, पहला बेनिफिट। दूसरी चीज, उसके जो पार्ट्स हैं वो भारत में बनेंगे और धीरे धीरे भारत में इकोसिस्टम डेवलप होगा। कैसे इकोसिस्टम डेवलप होगा? एक सबमरीन में लाखों दर लाखों पुर्जे होते हैं, लाखों दर लाखों पुर्जे होते हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट पुर्जे फ्रांस से आए, लेकिन यह बात यकीनन है कि ज्यादातर जो आपके पुर्जे हैं वो भारत में बनेंगे। कोई ना कोई प्राइवेट पार्टी वो पुर्जा बनाएगी और इस तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला कि भाई ये इसमें ये एक सॉफ्टवेयर लगती है, राइट। ये सॉफ्टवेयर हम कॉन्ट्रैक्ट देते हैं किसी कंपनी को बनाने का, इतने करोड़ का हमने इस कंपनी को सॉफ्टवेयर का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, या कोई हार्डवेयर है, जो भी है मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है वो आपने दे दिया। आप समझ लीजिए उससे कितने जॉब्स क्रिएट होंगे और कितने लोगों की लाइफ जो है, जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो ऊंची चली जाएगी इसकी वजह से। तो ये है जिसको हम कह रहे हैं कि अलग अलग चीज़ें खरीद रहे हैं। जहां मोदी जी जाते हैं, अच्छा बात करी तुमसे, वो ले रहे हैं प्रेडेटर ड्रोन्स अमेरिका 31 ले रहे हैं, $3.5 अरब का। अच्छा एक बात बताओ, इंडिया में उसको असेंबल करो, इंडिया में उसकी मेंटेनेंस होगी, और उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं जो इंडिया में बन सकते हैं ये बताओ, और कितना ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करोगे ये बताओ। जी का इंजन ठीक है, इतने करोड़ की हम तुम्हें डील देते हैं, लेकिन पूरी की पूरी 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी तुम इंडिया को करोगे। अब तुम बताओ इंडिया में कब बना रहे हो? दैट्स इट, दैट इज इट। अब देखिए हमारे जो स्पेस मिशंस हैं, कल मुझे पता लगा, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, पता लगा कि इसरो के लिए इंजन एक प्राइवेट कंपनी बना रही है, जिसने बोला है कि हम रॉकेट के जो इंजन हैं वो हम प्राइवेट कंपनी मिलकर बना रहे हैं उनके साथ। सो ये सब इकोसिस्टम फास्ट डेवलप हो रहा है। एक ज़माने में क्या था कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से हमें सामान आता था जो कि सबस्टैंडर्ड क्वालिटी का था, इट वॉज नॉट वेरी गुड, ठीक है ना, और बाकी हर चीज़ हमारी इंपोर्टेड थी रूस से। चेक डालो सामान आएगा, चेक काटो सामान आएगा। वो सब चीज़ें अब रुकना शुरू हो गई हैं। मैं ये नहीं कह रहा अभी इंपोर्ट नहीं हो रहा, डेफिनेटली इंपोर्ट हो रहा है। जो हमारे 36 राफेल एयरफोर्स के लिए आए थे दोस्तों, वो इंपोर्टेड ही हैं, वो पूरे के पूरे, जिसको फ्लाईअवे कंडीशन में वैसे आए हैं, उड़ के आए हैं वहां से, पूरे बने बनाए।
लेकिन जो नेक्स्ट खेप आ रही है राफेल की, इसके बारे में कह रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी के साथ भारत में आप सांठगांठ करो और आप कुछ पुर्जे भारत में बनाओ। तो धीरे धीरे करके नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट मैं बता रहा हूं, अगर भारत देता है 100 राफेल का नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट देता है इंडियन एयरफोर्स के लिए, भारत फ्रांस से बोलेगा ठीक है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करो, अब तुम भारत में बनाओ। तो ये धीरे धीरे भारत ये कर रहा है डिफेंस पे पैसा खर्च करके। अब ये सबमरीन्स की बात करते हैं, डीजल इलेक्ट्रिक स्कॉर्पियन, इसमें देखिएगा इसमें भी भारत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करेगा। तो ये सब चीज़ें दोस्तों चल रही हैं भारत में, और टॉप ऑफ द लाइन वेपन्स जो हैं वो भारत में आ रहे हैं और भारत में बन रहे हैं। 2 डिफेंस कॉरिडोर्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, एक तमिलनाडु में बन रही है और दूसरी उत्तर प्रदेश में बन रही है, आप खुद देख सकते हैं। अब यहां पे डिफेंस कॉरिडोर में हर चीज बनेगी, यहां पे ड्रोन्स बनेंगे, यहां पे ब्रह्मोस मिसाइल्स बनेंगी, यहां पे एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग होगी, यहां पे पूरा एक सिस्टम हथियारों का बनाया जा रहा है भारत में कि भारत में हथियार बनेंगे और यही हथियार भारत फिर एक्सपोर्ट करेगा दुनिया को। क्योंकि भारत की एक टैलेंट है जो दुनिया में किसी कंपनी में नहीं है। वही चीज़ जो अमेरिका 1000 रुपए की बनाता है, भारत वही चीज़ 50 रुपए की बना के उसी क्वालिटी की वापस अमेरिका को बेचने की सलाहियत रखता है, कैपेबिलिटी रखता है, और यही काम भारत कर रहा है दोस्तों, यही काम भारत कर रहा है। आखिरी जो खबर है दोस्तों खालिस्तानियों को लेकर है, सो कॉल्ड कि 11 इंडियन मिशंस हाई अलर्ट पे थे। ये बताया गया है कि जो 8 तारीख को खालिस्तानियों ने बोला था हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हुआ कुछ नहीं, उनके बस का उनके पल्ले का कुछ नहीं था। लेकिन अब इंडियंस ने बोल दिया है कि जो अपनी सिक्योरिटी है वो बढ़ाएंगे मिशंस में। दोस्तों मैं 1-2 बातें आपको बता दूं और ये बात आज आप नोट कर लेना, ये मैंने बहुत पहले बोला था जब हमारा तिरंगा उतारा गया था, तब मैंने बात बोली थी। ये काम हो रहा है और आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में खबर मिल जाएगी आपको महीने भर के अंदर। आप आज का वीडियो नोट कर लीजिएगा, ये खबर आपको मिल जाएगी क्योंकि मुझे पता है क्या हो रहा है। आई एम प्रिवी टू इट, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ये खालिस्तानी हैं, ठीक है, जितने भी हैं, खास तौर से यूके में, क्योंकि यूके के साथ मीटिंग हो गई है यूके में। अकॉर्डिंग टू द लॉ, यूके का कानून मानते हुए पूरी तरीके से खालिस्तानियों पे सॉलिड लीगल एक्शन होने वाला है। मैं बता रहा हूं, इनको छुपने के लिए ना, जैसे सांप को बिल नहीं मिलता ना, कभी कभी ऐसे घूमता रहता है सांप सरफेस में, उसको बिल नहीं मिलता, या चूहे को बिल नहीं मिलता, ये इनके साथ यही हो रहा है अभी। और ये काम यूके में शुरू हो गया है, आपको पता लग जाएगा। इनके ऊपर केसेस कौन से फाइल हो रहे हैं अब्रॉड, आपको पता लग जाएगा। मैं यूके की बात कर रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया की, कनाडा की और यूएस की, आप देखना। ये काम शुरुआत हो गई है, जो मैंने बहुत पहले बोली थी आपको, जब यूके के हाई कमीशन पे इन लोगों ने हमला करा था और तिरंगा उतारा था। और आज मैंने तभी बोला था होना चाहिए, मैंने यही बोला था, मेरा पुराना वीडियो आप जाके देख सकते हैं कि ये होना चाहिए इनके ऊपर केसेस। और वो चीज़ जो मैंने उस दिन बोला था होना चाहिए, जिस दिन तिरंगा उतरा था, उसके अगले दिन मैंने वीडियो बनाया था। आज मैं आपको ये रिपोर्ट दे रहा हूँ कि काम हो गया है। आप देखना क्या होता है, 1 महीना 30 डेज के अंदर आप देखना अलग अलग जगह क्या हो रहा है। धीरे धीरे खालिस्तानियों के खिलाफ क्या एक्शन हो रहा है, ये देखिए ना। ये लोग, हमारा काम इन्होंने बड़ा आसान कर दिया, क्योंकि अगर आपका दुश्मन बुद्धिमान हो, आपका दुश्मन इंटेलिजेंट हो, तो आपके लिए चैलेंजेस पैदा होते हैं, आपके लिए अलग अलग किस्म के चैलेंजेस। ये तो बेवकूफ़ हैं, अनपढ़ लोग हैं ये। खालिस्तानीज आर नॉट इंटेलिजेंट। ये लोग क्या है मैं बता रहा हूँ, जैसे कि वो देखो बिना दिमाग के होता ना पहलवान, ऐसे चलता है, ऐसे दे आर लाइक दैट। कोई भी थप्पड़ मार के 2 कदम हट जाए तेजी से तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ये खालिस्तानीज आर स्टूपिड। तो हमें बड़ा फायदा हो गया इसका। अगर हमारा दुश्मन इंटेलिजेंट होता, अगर हमारा दुश्मन ऐसा होता कि जिसका बड़ा दिमाग है और उसके पास साइंटिस्ट हैं और उसके पास डॉक्टर हैं और उसके पास ऐसी प्लानिंग है, तो कुछ बात समझ में आती कि यार बड़ा शातिर दुश्मन है। एक्चुअली हमारा दुश्मन गधा है। तो ये हमें बहुत बड़ा फायदा है कि ये पन्नू वन्नू जो है ना, गुरपतवंत सिंह, दे आर नॉट इंटेलिजेंट पीपल एट ऑल, दे आर बेसिकली स्टूपिड पीपल हु आर ग्रीडी। इन्हें पैसे के लालची हैं। थोड़ा सा पाकिस्तान ने पैसे दे दिया, $1000-2000, उसमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके इन्होंने कुछ बोल दिया। ये इतने ही इनकी लेवल है, इससे ज़्यादा इनका कोई लेवल नहीं है। और पाकिस्तान के बाद खुद पैसे नहीं है, पाकिस्तान इनको नार्को वार्को बेच के, थोड़ा सा ड्रग बेच के पाकिस्तान सपोर्ट कर लेता है, वरना इनके बस का कुछ नहीं है दोस्तों। तो ये सबसे बड़ा हमारे साथ प्लस पॉइंट पता है क्या, यही है कि इस बार हमारा जो दुश्मन है, दी सो कॉल्ड खालिस्तानीज, द एनिमी इज स्टूपिड। दुश्मन बेवकूफ़ है, कम दिमाग है, कम अकल है, बेवकूफ़ है। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा एक फ़ायदा है हमारे लिए, बिकॉज यू डीलिंग विद अ स्टूपिड पर्सन, इट्स फार ईजियर टू डील विद अ स्टूपिड पर्सन। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया ना, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सो गाइस, सबसे पहले तो बात करेंगे कि अपना जो सैलाब आया हुआ है इंडिया में, और वाकई वो तबाही मचा रहा है इंडिया में। और ज़ाहिर है इंडिया ने
फिर पानी तो छोड़ना ना, जब ओवर हो जाता है पानी तो फिर ज़ाहिर छोड़ा जाता है और नुकसान अपना इंडिया का होगा तो वो उनकी मजबूरी है। तो यहाँ पे ना काफ़ी जगह पे डिबेट ऐसी हो जाती है, हम कहीं पे बैठे हो ना तो ऐसी बातें शुरू हो जाती होती हैं, आप लोगों को पता है, आप भी उधर शुरू हो जाती होंगे दोस्तों यारों में। तो वो कहते हैं जी वो जी देखो जी इंडिया ने पानी छोड़ दिया है, इंडिया पाकिस्तान को डुबो रहा है, जब पानी की ज़रूरत होती है तो पानी जो है वो इंडिया नहीं छोड़ता। तो ये बात सच्ची है, यहाँ पे बात होती है। लेकिन उनको मैं यही जवाब देता हूँ कि अगर इतने ही आप लोगों को होता ना तो आप लोग अपनी तरफ से डैम बना लेते। जब पानी नहीं होता डैम में स्टोर होता, जब डैम मतलब पानी ज़्यादा आता तो डैम जो है वो कवर कर लेता, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत छोड़ देता आगे, तो पाकिस्तान में सैलाब नहीं आना और पाकिस्तान में पानी की कमी भी नहीं होनी थी, बिजली की कमी भी, तो बिजली की कमी भी नहीं होनी थी। लेकिन डैम बनाने की तरफ कोई भी नहीं आता। जब भी कोई डैम बनाने लगे कुछ ना कुछ उस इलाके के जो बंदे होते हैं वो बीच में आ जाते हैं, माफिया बीच में आ जाती है, अपना उसके अलावा जनरेटर माफिया बीच में आ जाती है, सबसे बड़ा पंगा। और अभी तो आएगी और माफिया एक है जो सोलर पैनल माफिया है, वो बीच में आएगी। क्योंकि अगर ये सारा कुछ हो गया तो बिजली बढ़ना शुरू हो जाएगी, बिजली बढ़नी शुरू हो जाएगी तो बिजली मिलेगी, पाकिस्तान को बिजली मिलेगी तो ये सारे माफिया खत्म हो जाएंगे, जनरेटर बिकना बंद हो जाएंगे, सोलर पैनल लगना बंद हो जाएंगे, कारोबार ठप हो जाएगा और बिजली सस्ती भी हो जाएगी। तो ये माफिया कभी भी नहीं चाहती कि ये पाकिस्तान में बने, और वही आड़े आती है ये डैम बनाने में। तो मुझे ये समझ नहीं आती। और उसके अलावा थार अपना वो कोयले से भी बिजली बनाने की बात हुई थी, लेकिन उसमें भी माफिया कूद पड़ी, ठीक है। तो ये सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ कि यहाँ पे माफिया बहुत ज़्यादा तगड़ी है, आम आवाम से गवर्नमेंट से भी, तो वो कभी भी ये होने नहीं देती, और तो उनका फिर कारोबार कैसे चलेगा। तो ये पाकिस्तानी की अपनी गलती है, इसमें मैं इंडिया को कभी भी नहीं, जो भी कहता है तो मैं कहता हूँ कि अगर इतने हो तो डैम बना लो अपने, क्यों नहीं बना रहे, डैम बनाओ, ये इस चीज़ से जान छुड़ाओ ना। इंडिया अगर छोड़ता भी है आपसे, साजिश करता भी है आपसे, बदला लेता भी है या आपका पानी रोकता भी है, तो आपके पास डैम होंगे, जब पानी छोड़ेगा आप स्टोर करें पानी को, वो पूरा साल यूज़ करें, जब फिर छोड़ेगा तो फिर स्टोर कर लें, कुछ ना कुछ फायदा तो फिर होगा ना, डैम का फायदा तो है ना डैम। लेकिन यहाँ पे कोई बनाता नहीं है, फिर सारे गांव जो है यहाँ पे सैलाब आ जाता है। ये हमारे इधर झेलम में से भी आता है, ठीक है, कई दफ़ा 1992 में आया था ज़्यादा, जब यहाँ पे जहाँ पे हम बैठे हुए ना इधर भी पानी आ गया था, इधर भी पानी आ तो लेकिन उसके बाद जितना भी आया वो बहुत कम आया, तो गांव तक नहीं पहुंचा, लेकिन पीछे पीछे ज़मीनों में रहा है, जमीनों में रहा है। तो क्योंकि मैंने खुद देखा है ज़मीनों तक रहा है, दरिया झेलम जो है ना ये सारा बहता हुआ। और लेकिन जब ये चनाब में आता है तो वहाँ पे जो है ना वो उधर के इलाके जो मंडी बाउद्दीन के इलाके सारे उधर के है ना वो सारे डूबते हैं फिर। तो उस वजह से उस चीज़ को रोकने के लिए हमें डैम बनाने पड़ेंगे, लेकिन उस पर बात कोई नहीं करता। बस यही है कि अपनी नाकामियों की जो है ना पंड पूरी उठा के इंडिया पे गिरा देते हैं कि जी वो उसने डुबोया है, अवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, डैम बनाएं, बात ख़त्म करें। और इसके अलावा जो बाकी इन्होंने बात की है आगे हथियार वाली और रैंक वाली के आर्मी का रैंक वाकई तब तक ऊपर नहीं आ सकता जब तक कि उसके अपने हथियार बनने नहीं शुरू हो जाएंगे। हथियारों के साथ ही आर्मी होती है, आर्मी जितनी भी बहादुर होगी लेकिन उसके पास हथियार भी होने चाहिए। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, हथियार अच्छे हैं, तो आप किसी भी फोर्स का मुकाबला कर सकते हैं। तो आपकी ताकतवर भी फोर्स हो सकती है। जब से आपको टेक्नोलॉजी आपके अपने मुल्क में बनेगी, आपके अपने मुल्क से मिलेगी, जब किसी और पे इन्हिसार करके डिपेंड होंगे तो फिर वो कमज़ोर होगी आर्मी। जज्बा होता है, जज्बे की बात नहीं, लेकिन ये है कि हथियार की वजह से कमज़ोर हो जाती है फिर आर्मी। तो वो जो है वो इंडिया में मैं देख रहा हूँ, और कितने हथियार हैं जो इंडिया वो है खुद अपने मुल्क में बना रहा है। अभी टेक्नोलॉजी जो जितनी भी है उसे क्या नाम है उसका, अमेरिका से वो भी ले गया है इंडिया में अपने इधर बनाने के लिए। तो काफ़ी सारे अभी जैसे वो कह रहे हैं कि न्यू डील जो भी होगी, मेजर साहब ने कहा कि जो भी न्यू डील होगी तो वो इंडिया कहेगा कि इधर आके बनाओ, ऐसा ऐसा मतलब अपनी बनाने की कोशिश करेगा। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ये इंडिया की अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि वो अपना बनाने का ये वो किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहते। ये सबसे बेस्ट चीज़ है और यही होना चाहिए। और अगर इंडिया ऐसा कर लेता तो वाकई ये ताकतवर फौज बन जाएगी, ताकतवर आर्मी हो जाएगी, इंडिया ताकतवर भी हो जाएगा अगर जब सब चीज़ें ही अपनी बननी शुरू हो जाएंगी। तो उसके अलावा जो है वो खालिस्तानी की बात हुई है तो उन पे भी एक्शन शुरू हो चुका है।
तो जाहिर है जो भी आपके मुल्क के साथ गलत करता है तो उसको सजा तो आप लोगों ने देनी ही देनी है। कोई पता किसी नहीं के अब मुल्क के inside- साथ भी होगा, जाहिर है वो मुल्क तो उसमें इन्वॉल्व इनसाइड एक्शन हुआ है या आउटसाइड एक्शन हुआ है, उन्होंने दो बताया था ना। उन्होंने वहाँ के माफिया मेरे ख्याल में वहाँ पे कोई ऐसे शुरू हो चुके हैं, केस बनने शुरू हो चुके केस हैं मेरा केस लीगल तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट की तरफ से। तो वो जो है वो अभी चले भुगतेंगे और पीछे हट जाएंगे वो भी। और इन्होंने उनकी मिसाल भी दी कि वो बेवकूफ़ हैं, तो इस वजह से। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि दुश्मन को बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए। जो लोग दुश्मन को कमज़ोर समझ के वार करते हैं ना, वो बाद में जो है वो उल्टा भी हो सकता है। तो इसलिए दुश्मन कोई भी हो, बेवकूफ़ हो, जो भी हो, उसको तगड़ा ही समझना चाहिए। तगड़ा समझ के जो है ना अपने से ज़्यादा मतलब बेहतर समझ के ज़्यादा उस पर एफर्ट करनी चाहिए, फिर जाकर उसको मात होती है। तो बाकी ये है कि देखिए मैं तो कहता हूँ कि अमन सुकून ही रहे हर जगह और सुख शांति हो रहे, वो नहीं और तभी खिते में मज़ा आएगा रहने का, नहीं तो लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो जाएंगे। बाकी ये है कि और वीडियो उन्होंने अच्छी क्रिएट की है, मज़ा आया वीडियो देखो। शुरू में जो हंसाया उन्होंने जो साजिश करने पे, और एक दफ़ा है कर दे जुबान बाहर निकाल के वो फनी था एक पार्ट, और अच्छा भी लगता है, यकीन करें मज़ा भी आता है ये वीडियो देख के इस तरह। जी ये जी और ये बिल्कुल ऐसा है कि पूरे क्या वर्ल्ड कहा है इसने? पूरे वर्ल्ड में क्या कहा है? ऑल ऑफ द वर्ल्ड बोलना था। पूरे वर्ल्ड में ऐसा होता है कि जो एजेंसियाँ होती हैं वो लाजम साजिश करती हैं, तो इधर भी ऐसा ही है। पाकिस्तान इंडिया एक दुश्मन मुल्क है, चीन इंडिया भी दुश्मन मुल्क हैं, तो लाजम साजिशें तो रचाई जाती हैं, मैं ये मानता हूँ। बाकी ये है कि इंडिया इस टाइम अपनी साजिश जो भी उन्होंने की पाकिस्तान के खिलाफ वो कामयाब हुए। ठीक है, हम लोग हमारे हुक्मरानों की वजह से हमारे इधर के जितने भी करता धरता थे उन्होंने अपनी ज़ात को आगे रख के तो अपना बेड़ा गर्क करा लिया है, क्योंकि डैम बनते ये चीज़ें बनती तो ये इशू ही नहीं बनना था। तो वही है कि हमारे कामयाब ना होती अगर साजिश भी है तो। साजिश तो होती हैं। देखो ये तो एजेंसियाँ देखना, आपको इनको पता होगा अमेरिका ने कितने कितने बड़े बड़े लीडरों को मरवाया है, तो साजिशों से उन्होंने मरवाया है, तो वो कामयाब हुए। उन्होंने एक बड़ी प्लानिंग की। इस तरह इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ की, पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ की। तो इसमें क्या हुआ कि हमारे जो हुक्मरान हैं उनकी जो ज़ातियात थी उन्होंने अपने ज़ातियात को आगे रख के उन्होंने अपनी कंपनियाँ बना के उनमें फ़ायदा हासिल करने की कोशिश की, और मुल्क को जो है ना फ़ायदा नहीं दिया, जिसकी वजह से जो हमारा मुल्क पीछे रहा और इंडिया जो अपने जो भी उन्होंने करना था उसमें कामयाब हुए। आज हम इस जगह पे हैं कि डैम बनाना तो बहुत दूर की बात है, डैम तो बहुत मुश्किल है। हम अभी हमारे हुक्मरान सोच रहे हैं कि इधर बिजनेस लाने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों को इनवाइट करें, तो वो उसमें कामयाब होना बहुत मुश्किल है। तो डैम तो एक बहुत बड़ा पैसा लगता है, और इसमें उन्होंने ऐड किया हमारा जो चीफ जस्टिस है, तो उन्होंने उस टाइम वाकई बड़े बड़े नारे लगाए। तो यकीन करो छोटे बड़े हर आदमी ने बहुत उसमें एफर्ट की और पैसा डाला उसमें, तो बहुत उस कोशिश करके उनको पैसा दिया। आगे उनको ये नहीं पता था लोगों को कि हमारे साथ ये हाथ हो जाएगा, तो बहुत दुख हुआ है उनकी इस किरदार की वजह से। हालांकि चीफ जस्टिस से पढ़े लिखे थे, लोगों ने उनके ऊपर पूरा यकीन किया कि यार था ना, पूरा एतमाद किया कि मारे गए हैं। हाँ कि हमको ये पढ़ा लिखा आदमी जो है ना ये नहीं करेगा, ये सियासी आदमी नहीं होगा। पर उसकी मेरे ख्याल सोच कुछ सियासियों वाली निकली है। आजकल के दौर में तो हमारे देखो ना कोई डैम बना कुछ है ही नहीं है, क्या करे तो डैम के ऊपर एक और यार बात है, हमारी इधर सूबों की भी लड़ाई है इसमें। अली भाई ने एक बात की, ठीक है, उनका एक अपना ओपिनियन है। बाकी मैंने ये जानता हूँ कुछ हमारे इधर जो है ना हमारे सूबों को भी कुछ एक लड़ाई है। कालाबाग डैम जो बहुत बड़ा डैम, जगह भी उसके पास है, सब कुछ है, उसके ऊपर हमारी दो सूबों की लड़ाई चल रही है, जिसकी वजह से आज हम मार खा रहे हैं और आगे आने वाले वक्त तक मार खाएंगे। और इसके साथ वाले तो माफिया है ना, वो पीछे बैग पे तो कुछ ना कुछ तो होता ही है ना, तो ऐसे तो नहीं ना लड़ते। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी जंग हमारी जो है ना वो लगी हुई है इधर, जिसके ऊपर हम लोग देखो आने वाले वक्त में सूखे भी, अभी तो हम पानी की वजह से मार खा रहे हैं, तो एक वक्त आएगा सूखे की वजह से मार खाते हैं, तो इधर फिर अनाज भी नहीं उगता, अनाज भी इंपोर्ट करना पड़ता है। डैम जरूरी है। वही हमारे को वो उन्होंने बोला ना कि यहाँ बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी सहूलियात हैं। क्या सहूलियात हैं? हम खुद पैदा ही कह दिया ना कि डैम बना लेना अपने। हाँ, वो डैम बनाए। मतलब एक बात तो ठीक है ना कि डैम जरूरी है। उनके पास वही है। तो बाकी ये है कि पाकिस्तान बिल्कुल जी चारों खाने चित हो चुका है। इंडिया अभी हमको ग्रे लिस्ट में डाल सकता है, क्योंकि ये तो आसान काम था उन लोगों को। अगर आलमी सतह पे उन पर पाबंदी लगी है तो हमारे लोगों को चाहिए था उनको घरों में नज़रबंद रखना चाहिए था। उनके बाद जो एक्टिविटी है वो अभी लाजम हमारे लिए प्रॉब्लम बनेगी, आने वाले वक्त में भी बन सकती है। तो हमारे हुक्मरानों को, हमारी एजेंसियों को सोचना चाहिए इस पर, क्योंकि कोई गलत इकदाम जो है ना वो पाकिस्तान के लिए भी बेहतर नहीं है, क्योंकि जिस सिचुएशन में पाकिस्तान अभी है इसमें हमारे लिए और प्रॉब्लम बनेगी। बाकी तीसरे चौथे नंबर पर वो जो रैंकिंग बताई है उसमें तो ये बहुत बड़ी मेन बात है। बिल्कुल जी, ऐसा ही होता है कि आप
अपना सामान बनाए तो कभी भी जंग तो किसी वक्त भी हो सकती है, आने वाला दौर भी ऐसा ही है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि चाइना को गिराने के लिए भी बहुत कुछ किया जाएगा तो इसमें कुछ भी हो सकता है। तो एजेंसी कोई भी या कोई भी मुल्क ऊपर तभी जाता है जाएगा वो खुद कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहा हो, तो इंडिया कर रहा है। तो इसमें अभी देखो बड़ी इन्होंने 2-3 बातें जो बताई हैं उसमें बहुत बड़ी ख़ास बातें हैं ये कि अगर इंडिया खुद मैन्युफैक्चर करता है ये चीज़ें तो आने वाले वक्तों में हो सकता है तीसरे नंबर पे दूसरे नंबर पे भी आ सकते हैं। तो ये आने वाला वक्त जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग है सियासी मामला की वजह से, क्योंकि अभी अमेरिका का नीचे जाने का चांस है, डॉलर को ये टक्कर देने वाले हैं रूस, क्योंकि इसके लिए कर रहा है कोशिश, चीन भी कोशिश कर रहा है। तो ये आने वाला वक्त बहुत कुछ नए नए काम लेके आएगा जिसके लिए हमको सोशल मीडिया से हमको इसे ऐसी सियासी मामला में नज़र ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि इससे कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो बिल्कुल ये बहुत ख़ास बातें थी। और यार ये बहुत मुश्किल वाला मामला मेरे को तो लगता है कि खालिस्तान के ऊपर कुछ ऐसा होगा, क्योंकि आलमी सतह पे यार ये अमेरिका और ये बहुत से मुल्क है ना दोस्ती तो जताते हैं पर कुछ ऐसे मामला पे आके वो साथ नहीं देते, क्योंकि हमारे भी MQM पे अभी भी बात हो रही है कि उसके ऊपर जो कायदा है उनका जो बाहर बैठा हुआ अल्ताफ़ हुसैन उसको पाबंदी हटाने की बात कर रहे थे, तो उनको पकड़ने के लिए बहुत कोशिश की, पाकिस्तान वो नहीं कर सका तो उनके ऊपर पाबंदी भी अभी भी लगाई हुई है। तो देखो बाहर वाले मुल्क नहीं हेल्प करते, पाकिस्तान की तो नहीं की, देखो इंडिया भी एक बहुत हाई लेवल पे मुल्क चला गया है, तो हो सकता है इनकी मानी जाए। बाकी खालिस्तान वाले लोग जो है ना वो ऐसी हरकतें इसलिए करें कि उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लग रही, उनके ऊपर भी ऐसी कोई पाबंदी ऐसा कोई क्रैक डाउन होना चाहिए कि वो रुक सकें। तो वीडियो देखने में मज़ा आया क्योंकि इसमें कुछ बातें हमको नहीं पता थी वो पता चली, तो वीडियो मज़े वाली थी। वीडियो वाकई ज़बरदस्ती नो डाउट। और जहाँ तक कि ये डैम्स की बात थी उसके ऊपर हमारे जो एटॉमिक पावर लेके आए थे इस मुल्क में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, उनको मेरे हाल में उनका इंटरव्यू हो रहा था तो उसमें एक सवाल जवाब किया था। वो उनके बड़े मशहूर एंकर है जिसके घर में भी जाते हैं साथ खाना भी खा के आते हैं, उनका नाम मुझे पता नहीं है, बड़े स्लो सोहेल बड़ाई जी मेरे हाल में। तो वो उनके साथ बैठे हुए थे ना, नागल में गुफ्तगू हो रही थी तो घूम फिर रहे थे, तो उनके ही घर में कहीं बैठे हुए थे तो वो कह रहे थे आपको मतलब नज़र बंद कर दिया गया और आपके साथ आपने एटॉमिक इस चीज़ को लेके आए हैं और मुल्क को एक साख्त दी है और एक सिक्योरिटी लेवल दे दिया है और कोई आपसे टक्कर नहीं ले सकता। लेकिन आपके साथ जो हुआ है आपकी ज़िंदगी के साथ, तो उनसे सवाल जवाब कर रहे थे इस थ्रू, तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को आपने ये दिया है तो आप सस्ती बिजली नहीं दे सकते। उन्होंने कहा इसके ऊपर आप चुप कर जाएं, मैं इस मुल्क को कुछ नहीं देना चाहता हूँ। मीन्स के वो कर सकते थे और उन्होंने आइडिया दिया था और उसके बाद उसके ऊपर अमल नहीं करने दिया और इन लोगों ने उस चीज़ को दबा दिया। हालांकि वो बंदा वो कर सकता था, उसने ये भी कर देना था। कोई ना कोई तरीकाकार, कोई ना कोई ऐसी चीज़ थी। बाकी दुनिया के ममालिक जो हैं वो भी तो कर रहे हैं, वो भी तो बिजली पैदा कर रहे हैं, वो भी मुख्तलिफ सोर्सेज ढूंढ रहे हैं, उसके थ्रू काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक जो बंदा अच्छा काम कर रहा हो उसकी सपोर्ट जो है वो बहुत कम लोग करते हैं और जो करते हैं उनको भी लेट डाउन कर दिया जाता है, उनको भी दबाने की कोशिश की जाती है। तो ये कैसे हो सकता है? और गौरव साहब ने वही बात की है जो हमेशा अमूमन हम आम लोगों में जो मतलब दोस्तों यार में बैठे होते हैं तो लोकल्स में, तो मीन्स के वहाँ पे जाके हम जब डिबेट करते हैं, बात करते हैं तो हमेशा यही आती है कि पाकिस्तान डैम क्यों नहीं बनाता। ये एक दिन पहले बहस हो रही थी, कल हो रही थी, होटल पे बैठे हुए चाय पीने, तो कह रहा था इंडिया ने पानी छोड़ दिया। तो मैंने कहा बकवास तुम कर रहे हो ना, तुमने क्यों नहीं किया? मतलब कि हमने डैम क्यों नहीं बनाया, हम क्यों नहीं ऐसा कुछ कर रहे कि वो पानी छोड़ें और हम उसको कवर करें, बिजली भी पैदा होगी, हम पानी कवर कर लेंगे, सैलाब वाली सूरत हाल पैदा नहीं होगी और ये बचत रहेगी। ये क्यों नहीं किया हमने? क्यों हम जनाब वो करप्शन और इस तरह की चीज़ें का जो इक़्तिदार में बंदे बिठाए हुए थे वो हमने गलती की है उनको चूज़ करने में, और वो हमसे गलती हुई है। अभी देख लें, अब ज़्यादा तो भुगतना पड़ेगा, उन्होंने तो छोड़ना है। और उनको ये नहीं पता था एक नॉर्मल एक कॉमन बात जो है कि डैम में लिमिट जब बढ़ जाती है, एक हद होती है, उन्होंने रेड लाइन लगाई होती है और उसके करीब आने से पहले उसको ओपन कर देते हैं, पानी को रिलीज़ कर देते हैं। अगर ना नहीं करेंगे तो वो बंद टूट जाएंगे, वो डैम टूट जाएगा, तो उनका अपना नुकसान है वो, तो वो नुकसान तो नहीं करेंगे, उन्होंने तो लीक करना है। जैसे अभी पाकिस्तान में डैम बने हो तो इधर से छोड़ना हो, आगे समझ ले कोई और मुल्क है तो उसमें जाना है पानी, तो पाकिस्तान ने तो छोड़ना है। इन्होंने नहीं देखना कि आगे कौन डूब रहा है या क्या हो रहा है, इन्होंने उस वक्त वो सिचुएशन जो है वो कंट्रोल करनी है। यार इंडिया कर रहा है अपने डैम भी यहाँ पे, जब मंगला डैम है ये जैसे हमारे पास, जब इसमें पानी फुल होता है
तो इसको ओपन करते हैं, जेल में दरिया जेल में पानी जाता है ना, तो ना करें ओपन फिर यहाँ पे, नहीं करेंगे नहीं करेंगे तो वो पूरा फटेगा तो सारा लेके जाएगा। बिल्कुल हर चीज़ लेके जाएगा, और उसके बाद किस तरह उस चीज़ को रोकेंगे, ये तो नुकसान जितना होगा फिर भी अरबों में होता है। तो ये चीज़ें जो हैं कॉमन सी बातें हैं, शॉर्ट सी मतलब कि आपको समझाई जा सकती हैं, एकल वाला बंदा हो ना उसको पता चल जानी चाहिए। लेकिन ये है कि लोगों को मेंटेलिटी वही है, वो उन्होंने स्टार्टिंग में थोड़ा क्रिटिसाइज़ किया, वो मीठी छुरी वाली वो बात थी कि मीठी छुरी के साथ वो काट रहे थे, वो बेइज्जती थी कि ट्वीट करते हैं और हम तो इंडियन को जनाब खाना हजम नहीं होता जब तक हम पाकिस्तान के बारे में ट्वीट ना कर लें, साजिश ना कर लें। हाँ साजिश ना कर लें, मीन्स के हमारी बात कर रहे थे और हम लोग जो कर रहे हैं, और बाकी अगर ट्वीट कर देने बात ये यहीं तक के ट्वीट ही कर सकते हैं। और जहाँ तक हथियारों की बात रही है, वो मेरे ख्याल में इंडिया पहले ही कर रहा है, हर चीज़ में आगे जा रहा है, और टेक्नोलॉजी अपनी वो आत्मनिर्भर, वो मोदी जी ने जिस तरह वो बोले हैं, और मेरे ख्याल में उस हिसाब से इंडिया बिल्कुल अपनी राइट वे में चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और आने वाले वक्त में मेरे ख्याल में इंडिया से जाएंगी चीज़ें अमेरिका में रिवर्स, वहाँ से आती थी अभी यहाँ से उधर जाएंगी। तो कुछ हथियार ये इसमें ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है कि कुछ हथियार बनेंगे तो मेरे ख्याल में इंडिया में वो उनकी अपनी टेक्नोलॉजी होगी, वो अपनी चीज़ें होगी, हो सकता है वो किसी के साथ शेयर आउट ना करें और वो अपने पास ही रखें। और बाकी मुल्क भी करते होंगे, अमेरिका है जैसे, और कुछ टेक्नोलॉजी वो पुरानी जो है वो दे देता है, लेकिन नई टेक्नोलॉजी जो नई चीज़ें हैं उन्होंने वो हाइड की हुई हैं, वो अपने तक सीमित रखी हुई हैं उन्होंने। तो यही इंडिया करेगा आने वाले वक्त में, और उसको इस चीज़ की सपोर्ट होगी, उसकी सेना जो होगी उसको सपोर्ट होगी कि नई टेक्नोलॉजी वो यूज़ करने को मिलेगी, वो दूसरे मुल्क के पास वो होगी नहीं। तो ये दोनों चीज़ें मिलेंगी तो मेरे ख्याल में अगले मुल्क की बैंड ही बजनी है अगली फ़ौज की। तो बाकी खालिस्तानियों की बात करें तो मेरे ख्याल में उनके साथ जो भी हो रहा है, जो होना था वो तो अभी एक्शन लिया जाएगा, और उन्होंने मेंशन कर दिया पिछली वीडियो में, उन्होंने कहा अभी गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन हो रहा है, और लेट्स सी देखें वो क्या सिचुएशन क्रिएट होती है और क्या उन पे एक्शन लिया जाता है, किस तरह उनको कंट्रोल आउट किया जाता है। बाकी वीडियो इनकी अच्छी थी और क्रिटिसाइज़ भी अच्छा किया, और इस वीडियो के हिसाब से मेरे ख्याल में उन्होंने जितना क्रिटिसाइज़ करना था पाकिस्तान को करना चाहिए था वो किया है। और वीडियो अच्छी थी, इंजॉयबल वीडियो थी, और बेइज्जती वाली भी थी, लेकिन ये है कि वो राइट वे थे। और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, चाहे विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें प्लीज़, इनके माध्यम से हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।